यूपीएससी एपीएफसी 2023 का। इससे पहले वीडियो में हमने 1 से लेके 44 तक के क्वेश्चन देखे थे। आज हम यहाँ से 45 से आगे को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 45 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लेख त्रुटि नहीं है, यानी कि विक्रय बही में अधिक दिखाना, रमेश को उधारी बिक्री में 5000 उसके खाते में जमा किए, मशीनरी लेखा का गलत शेष निकालना, नगद बिक्री रोकड़ वही में दर्ज नहीं की गई। एक्चुअली ये अकाउंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको इंग्लिश में देख लेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एरर ऑफ कमीशन, ओवर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स एंड रमेश 5000 credited to his account, wrong balancing and machinery account, cash sales not recorded in cash book। तो 45 का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर है, वो यहाँ पर राइट आंसर जो है इसका, वो आपका डी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर, यहाँ पर डी है। तो आगे चलते हैं। 45 उसके बाद आपका 46 क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कंसेंट्स एन स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड इट्स एलिमेंट, डॉट ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, मेनियस ऑपरेटर एंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो 46 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है वो ए है। 46 का राइट आंसर आपका ए है, यानी कि डॉट ऑपरेटर। यदि थोड़ा इसको हिंदी में देखें क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालक यानी कि ऑपरेटर संरचना, स्ट्रक्चर, वेरिएबल उसके अव्यय एलिमेंट को जोड़ता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है 46 का, वो आपका क्या है, डॉट ऑपरेटर, यानी कि ए इसका राइट आंसर था। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 47। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीर्ष पाद भाषा टॉप डाउन लैंग्वेज नहीं है। टॉप डाउन लैंग्वेज जो इसमें नहीं है वो आपकी यहाँ पर 47 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है। जो जावा है वो टॉप डाउन लैंग्वेज नहीं है। बात करते हैं 48 की। HTML में आंतरिक श्रृंखला इंटरनल लिंकिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण अपेक्षित नहीं है। तो 48 का जो राइट आंसर है वो आपका ए है, यानी कि नेम जो है, यानी कि अलाइन नहीं है, बॉन्डी नहीं है, लिंक नहीं है। तो इंटरलिंकिंग के लिए जो कौन सा गुण है वो नेम है। अब बात करते हैं 49 की। निम्नलिखित प्रकार के प्रचलन तंत्रों में कौन सा एक किसी घटना के प्रति पूर्व निर्धारित समय के अंदर अनुक्रिया देने के लिए अभिकल्पित नहीं है। तो 49 का जो राइट आंसर है वो आपका बी है, यानी कि रियल टाइम, यानी कि जो भी मतलब ऑपरेटर वगैरह जो भी सिस्टम होता है उसको किसी घटना के प्रति पूर्व निर्धारित समय के अंदर अनुक्रिया देने के लिए अभिकल्पित है, उसको कहते हैं रियल टाइम। तो ये था 49। हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 5A6D, यानी कि ये देखना है कि हेक्सा इस नंबर का जो है वो डेसिमल इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर है, ये क्या होता है। तो 50 का जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर वो आपका ए है, यानी कि 23149। उसके बाद 51 क्वेश्चन देखते हैं। 2 लेंस पावर्स प्लस 2.0 डायमीटर एंड माइनस 2.5 डायमीटर आज कंबाइंड टू मेक एन ऑप्शनल इंस्ट्रूमेंट द कॉम्बिनेशन बिल, यानी कि 51 का जो राइट आंसर है, जैसे एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस, एक्ट एज कॉनकेव लेंस, एक्ट एज सिंपल मिरर, नॉट फ्रॉम एनी इमेज, यानी कि 51 का जो राइट आंसर है वो आपका बी है। 52 आपका यहाँ पर 52 जो है वो है आपका फॉर एन इन इलास्टिक collision between two objects which one among the following statements is correct। तो 52 का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर बी है,
यानी कि दी मोमेंटम रिमेन्स एन कंजर्व्ड बट नॉट इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका राइट आंसर ये है 52 का। अब आगे चलते हैं। 53 है, ये मैथ से रिलेटेड है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं केवल यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ अभी। तो कोई रेलगाड़ी विश्राम स्थिति किसे एक समान त्वरण से चलकर 5 मिनट में 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त कर लेती है। इस चाल को प्राप्त करने में उस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो 53 का जो राइट आंसर यहाँ पर है वो है आपका ए, यानी कि 9000 मीटर। ये इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। 54 में एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हुई है, इसके प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो 54 का जो राइट आंसर है, देखो, फोकस बिंदु पर एक वास्तविक और प्रतिलोमित प्रतिबिंब बनेगा, फोकस बिंदु पर एक आभासी और प्रतिलोमित प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर एक वास्तविक और सीधा ऊर्ध्वशीर्षी प्रतिबिंब बनेगा, फोकस बिंदु पर एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। 54 का ए, 54 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ए है। चलते हैं 55 में। महासागरों के अम्लीय भवन का मुख्य कारण क्या है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो 55 का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय भवन का मुख्य कारण है। चलते हैं 56 की ओर। राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखो, एक है, यह एक विवेकाधिकार शक्ति है और इसके लिए मंत्रियों की सलाह आवश्यक नहीं है। गलत बताना है यहाँ पर। राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति अनुसूची 6 की सभी 7 की सभी 3 सूचियों के विषय तक सीमित है। समवर्ती विषयों से संबंधित संघ की विधि के विरुद्ध होने के मामले में राज्यपाल का अध्यादेश इस विरुद्धता के बावजूद अभिवाही होगा यदि अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसरण में बनाया गया है। तो देखते हैं 56 का। तो यहाँ पर कहने का मतलब है 56 का जो राइट आंसर है वो आपका ए है, केवल 1 और 2, यानी कि गलत जो है वो 1 और 2 गलत है, तीसरा वाला बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 57 उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि थोड़ा सा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। 57 को इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन इज आर करेक्ट? तो इट कैन बी entrained by the Supreme Court of India only. It can be entrained by the Supreme Court of India and High Court of India. Certification by senior advocate is necessary to file creative petition. Select the correct answer using the code given below. तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है 57 का, वो है यहाँ पर राइट आंसर इसका है बी, यानी कि 3 ओनली, यानी कि जो करेक्ट है वो 3 है। यानी कि 3 क्या है? 3 है आपका सर्टिफिकेशन बाय सीनियर एडवोकेट इज नेसेसरी टू फाइल क्रिएटिव पिटीशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक मामलों का विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के जो आर्थिक प्रबंधन के देशी और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को प्रभावित करते हैं, निरूपण और मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। आर्थिक मामलों के विभाग का प्रमुख दायित्व केंद्रीय बजट, रेल बजट समेत तैयार करना और उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करना तथा केंद्र शासित क्षेत्रों और राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के लिए बजट तैयार करना है। यानी कि 58 का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 जो हैं, 1 और 2 कथनों पर विचार करना है। तो 1 और 2 जो कथन है आपके उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, यानी कि 58।
अब बात करते हैं 59 की। निम्नलिखित में से कौन से कथन जिला योजना समिति के महानगर योजना समिति के बारे में सही है, यानी कि 59 का जो राइट आंसर होगा, पढ़ते हैं एक बार। जिला योजना समिति के मामले में कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित होंगे। उनका अनुपात जिले में नगरीय क्षेत्रों की ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होगा। पहला यह है। दूसरा, महानगर योजना समिति के मामले में समिति के कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। उनकी सीटों के अंश का अनुपात उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं की और पंचायत की जनसंख्या के अनुपात पर आधारित होगा। तो जो आपका 59 है, इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी कि 1 और 2। अब है 60, निम्नलिखित में से कौन से बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट्स काउंसिल BIRAC की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य हैं, यानी कि 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला है नवोन्मेष तथा उद्यमशीलता को बढ़ाना, प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में किफायती नवोन्मेषण को बढ़ावा देना, स्टार्टअप तथा छोटे और मध्य उद्यमों को मजबूती प्रदान करना, युवा खोजकर्ताओं को जैव प्रौद्योगिकी में SME की उद्यमशीलता और प्रबंधकीय विकास के लिए बढ़ावा देना। तो 60 का जो राइट आंसर है वो आपका डी है। 1, 2, 3, 4 सही उत्तर हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आपका 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह सिफारिश की संघ और राज्य सरकारों के लोक स्वास्थ्य व्यय साथ साथ इस प्रगामी रीति से बढ़ाए जाने चाहिए ताकि ये वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक पहुंच जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर ए, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स एवं स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय आयोग 2005 का है यहाँ पर। तो यह सिफारिश आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय आयोग 2005 में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मोतियों की किस्मों की कहाँ से उपलब्धता का वर्णन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है 62 का मदुरा क्षेत्र की पहाड़ियाँ, श्रवण बेलगोला पहाड़ियाँ, पांड्य राज की ताम्रपर्णी नदी, पलक्कड़ क्षेत्र की कावेरी नदी। तो 62 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है, यानी कि पांडव राज की ताम्रपर्णी नदी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 विजयनगर साम्राज्य के राजवंश और राजाओं के निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 63 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, संगम राजवंश हरिहर सेकंड से है, ये सलुआ राजवंश तिम्मा, अरबिदु राजवंश तिरुमुल और तुलुक राजवंश गुंडा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर यानी गलत है वह है आपका सलुआ राजवंश तिम्मा, ये इसका गलत है। अब आगे चलते हैं। पूर्वी चालुक्यों की राजधानी बेंगी को निम्नलिखित में से किस एक स्थान से पहचाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है पेडाबोगी के नाम से जाना जाता है। 64 का यहाँ पर राइट आंसर आपका ए है। 65 निम्न में से कौन कामरूप के पाल राजवंश का पहला निर्वाचित राजा था? तो यहाँ पर गोविंद पाल है, धर्मपाल है, ब्रह्मपाल है, जयपाल है, यानी कि 65 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी है, ब्रह्मपाल। उसके बाद 66 देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी अगधु सामंतरा उड़ीसा ने ब्रिटिश भारतीय सेना में काम किया। बाद में वे ब्रिटिश सेवा छोड़कर 1942 में आज़ाद हिंद फौज INA में सम्मिलित हो गए। उनको INA द्वारा प्रथम बहादुर ग्रुप में नायक के रूप में कहाँ तैनात किया गया? तो 66 का राइट आंसर यहाँ पर है, ऑप्शन है अंडमान निकोबार, ब्रह्मा फ्रंट, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो 66 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ब्रह्मा फ्रंट।
अब चलते हैं आगे की ओर। 67 67 का यहाँ पर है कि कौन सा ट्रेड यूनियन है, यानी कि ये इनको सही करना है। तो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का किससे, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है 67 का, वो यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो इस तरीके का यहाँ पर ये है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 67 का 68, विशेषज्ञ समिति गठित करने हेतु उपबंध निम्नलिखित में से किस अधिनियम में है। तो 68 का राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69, निम्नलिखित में से कौन सी एक कारखाना अधिनियम 1948 की तीसरी अनुसूची के अधीन उपबंधित है। 69 का यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उपजीविकाजन्य रोगों की सूची। तो यहाँ पर 70 है, खान अधिनियम 1952 के उपबंधों के अधीन विशेष अधिकारी प्रबंधक के अग्रिम में कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना देकर सर्वेक्षण, तालमपान और माप के प्रयोजन से खान प्रवेश कर सकता है। तो 70 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, 3 दिन। उसके बाद आगे चलते हैं, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के उपबंधों के अधीन किसी स्थापना का प्रत्येक नियोजक भुगतान की गई मजदूरियों और मजदूरियों में से की गई कटौतियां आदि कोई हो के रजिस्टर और अभिलेख रखेगा तथा इन्हें अंतिम प्रविष्टि की तारीख से कितनी अवधि तक के लिए परिरक्षित करेगा। तो 71 का जो राइट आंसर है वो भी यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये एक मैथ का क्वेश्चन है। प्रत्येक 8 मीटर त्रिज्या वाले 7 अर्धकार गोलाकार पात्र हैं, उनमें से प्रत्येक पात्र जल से पूरा भरा है। इनका जल आर की 1.5 गुनी त्रिज्या के अर्धगोलाकार पात्र में इस प्रकार पलटा जाता है कि अधिकतम संख्या में छोटे पात्र खाली हो जाते हैं। जब बड़ा पात्र पूरी तरह भर गया हो तो कितने छोटे पात्र अभी भी पूरे भरे हुए हैं। तो 72 का जो राइट आंसर है आपका वो यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि 4। आगे चलते हैं, ये सब मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। इनके आंसर वगैरह वैसे हम यहाँ पर आंसर वगैरह बता दे रहा हूँ मैं, लेकिन इनका ऐसे मतलब जब तक मैथ की नहीं जा सकती है, ये आंसर की वगैरह से मैं इनको देख के बता देता हूँ। 73 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है। 74 है, मान लीजिए कि x और y भिन्न चर हैं और जो 1 2 3 4 5 6 से मान प्राप्त करते हैं, व्यंजक x y प्लस x प्लस वाई के मान के सम होने की प्रायिकता क्या रहेगी। 74 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 75, मान लीजिए कि a और b 0 से बड़े हैं, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के वास्तविक मूल नाम तो अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो 75 का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर यही होगा, अल्फा बीटा भी 0 से बड़े होंगे। 76, श्री कुमार और उनके पुत्र की आयु 5:3 के अनुपात में है। 15 वर्ष पूर्व यह अनुपात 2:1 था। अपने पुत्र के जन्म लेने के समय श्री कुमार की आयु वर्ष में क्या थी। तो 76 का राइट आंसर भी आपका ए हो जाएगा, यानी कि 30 वर्ष थी। अब आगे देखते हैं, किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में व्यवसायों की परिसंपत्तियों का मूल्य उनके प्राप्य मूल्य के बजाय उनके यथार्थ मूल्य से लगाया जाता है। यह लेखाकरण किस पर आधारित है। तो 77 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है, सतत व्यापार पूर्व अवधारणा। उसके बाद 78, नीचे एक फर्म से 31/12/2022 की यथास्थिति का शेष परीक्षण दिखाया गया है।
तो इस तरीके का है, ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, इसका भी हम आंसर बता दे रहे हैं। 78 का राइट आंसर जो है वो ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखाकरण नीतियों के चयन और अनुप्रयोग में प्रमुख विचार बिंदु नहीं है। 79 का सी है, प्रारूप के बजाय सार। उसके बाद 80 वाला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 81 यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है। तो 81 का राइट आंसर, किसी घिसे पिटे पुर्जे को निकालने में हुआ व्यय और 5000 है, इस पुर्जे को निकालकर नया इंजन लगाना, यही इसका राइट आंसर है, यानी कि 81 का ए है आपका। फिर है 82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही आईपी एड्रेस नहीं है। तो 82 का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ये बी जो है 102.45.221.710, ये एक सही आईपी एड्रेस नहीं है। आगे चलते हैं, जाल सांस्कृतिकी मैश टोपोलॉजी में यदि हमारे पास 6 कंप्यूटर हैं तो कितने लिंक बनेंगे। तो 83 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है, यानी कि 13 कंप्यूटर बनेंगे। उसके बाद अगला चलते हैं, अष्टधारी संख्या 473 की द्विआधारी समतुल्य संख्या 84 का ए है। उसके बाद आगे चलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव की त्रुटि स्थिति की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कमांड प्रयुक्त है। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ये हो जाता है CHKDSK, 85 का राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं 86 में, निम्नलिखित में से किस रजिस्टर में अभिगम की जाने वाली मेमोरी में अगले स्थान का पता चलता है। तो 86 का राइट आंसर भी यहाँ पर बी है, MAR। उसके बाद आगे चलते हैं 87, निम्नलिखित में से किस एक उद्योग के बहिस्राव नदी जल के पीएच मान को कम करने के लिए मुख्य कारण माने जाते हैं। 87 का राइट आंसर आपका डी है, सीसा लेड बैटरी विनिर्माण उद्योग। उसके बाद 88 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक साबुन नहीं है। तो 88 का राइट आंसर आपका सी है, सोडियम बेंजोएट। 89 की बात करें, मनुष्य का अक्षिगोलक 3 परतों का बना है, बाहर से भीतर की ओर परतों का सही अनुक्रम क्या है। 89 का ए है आपका, श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल। उसके बाद आगे चलते हैं 90, यानी कि निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए, 2s2G + O2G + 2s2OL, यानी कि 90 का जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था और साथ ही ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे चलते हैं 91, बरगद के वृक्ष में उसकी वायब एरियल शाखाओं से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लटकी स्तंभ जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं। तो 91 का जो राइट आंसर है वो आपका डी है, यानी कि अवस्तंभ मूल, यानी कि प्रॉप रूट कहते हैं उसको। तो ये हो गया। उसके बाद 92 देखते हैं, भारत में स्थानीय शासन के बारे में थुंगन समिति ने निम्नलिखित में से कौन सी संस्तुति या संस्तुतियां की थी। ये एक संवैधानिक दर्जा है, 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। स्थानीय शासन की बात करता है तो 92 का यहाँ पर जो थुंगनन समिति की बात कर रहे हैं तो उसने 92 का जो राइट आंसर है वो केवल एक सही है, यानी कि संवैधानिक दर्जा की संस्तुति की थी। उसके बाद आगे चलते हैं 93, भारत सरकार की एक योजना ई संजीवनी निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए कार्यरत है। तो बेसिकली ये जो 93 वाला क्वेश्चन है ये है टेलीमेडिसिन, यानी कि दूरी चिकित्सा में टेलीमेडिसिन के उपयोग को बढ़ावा देना, ई संजीवनी, क्योंकि ये संजीवनी बेसिकली हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके आए थे उससे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो टेलीमेडिसिन से रिलेटेड है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो कथन क्या है, मूलभूत निर्बंध अनुदानों का उपयोग भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित 29 विषयों के अंतर्गत स्थान विशेष की आवश्यकताओं से संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा वेतन और अन्य स्थापना लागतों के अतिरिक्त किया जा सकता है। बंद अनुदानों का उपयोग स्वच्छता और ODF दर्जा बरकरार रखने, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों और मलमूत्र का प्रबंधन तथा उपचार करने की मूलभूत सेवाओं के लिए किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में नैदानिक अवसंरचना तैयार करने के लिए स्वास्थ्य अनुदानों की सिफारिश की गई। तो 94 का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी है। 1, 2, 3 ये सब सही है। आगे चलते हैं, आपका 95 क्वेश्चन आएगा आगे। राज्य वित्त आयोग के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन है, यह आयोग राज्य में मौजूद स्थानीय शासन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है। यह आयोग ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनर्वलोकन करता है। तो 95 का यहाँ पर है सी। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। आगे चलते हैं, CAMPA निधि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विनियमित होती है? तो 96 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यहाँ पर इस चीज़ को देखता है। 97 की बात करें, किसी स्थापना में कार्यरत कोई कामगार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन नियत मासिक मजदूरी 9,000 पाता है और बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अधीन लेखाकरण वर्ष 2021-22 के लिए बोनस पाने के लिए अहर्य है। देय बोनस 10% की दर से है। यदि उस कामगार ने उक्त पूरे लेखाकरण वर्ष में लगातार काम किया है तो उस कामगार को कितनी बोनस राशि का भुगतान किया जाएगा? ये लेबर लॉ कॉम्प्लाइंस से रिलेटेड है। तो 97 का जो राइट आंसर है वो आपका है यहाँ पर सी, यानी कि उसको 10,000 रुपये बोनस दिया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 98 क्वेश्चन, औद्योगिकी विवाद अधिनियम 1947 के अधीन सुलह कार्रवाई की समाप्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह उस तिथि को समाप्त होता है जिस दिन पक्षकारों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हैं। यह उस तिथि को समाप्त होता है जिस दिन यह विफल हो जाता है। परिणाम स्वरूप पक्षकारों के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते। यह उस तिथि को समाप्त होता है जिस दिन कोई समझौता नहीं होने पाने की स्थिति में सुलह अधिकारी की रिपोर्ट समुचित सरकार को प्राप्त हो जाती है। यह उस तिथि को समाप्त होता है जिस दिन सुलह कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन कोई निर्देश समुचित सरकार द्वारा श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण को किया जाता है। यानी कि 98 का जो राइट आंसर है वो आपका डी है। यानी कि यह जो है ये था क्या, इसका औद्योगिक विवाद अधिनियम सुलह की कार्रवाई की समाप्ति के संबंध में। यदि कोई किसी के बीच समझौता वगैरह हो जाता है, यदि सुलह समाप्त है तो उसमें क्या है कि यह उस तिथि को समाप्त होता है जिस दिन सुलह कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन कोई निर्देश समुचित सरकार द्वारा श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण को किया जाता है। तो उसका राइट आंसर डी है। आगे चलते हैं, 99, जिस व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षा के बाद अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाए जिसके लिए कोई वैकल्पिक नियोजन संभव नहीं है, उस व्यक्ति के लिए असशक्ता प्रतिकर का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तरह है? यानी कि कोई ऐसी मतलब डिसेबिलिटी, यदि हम इसको 99 को इंग्लिश में देखें तो क्या है, द प्रोविजन ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में कह रहा है ये। यानी कि यदि ऐसा कुछ होता है तो किस अधिनियम के द्वारा यहाँ पर चर्चा की जाएगी? 99 का यहाँ पर जो खान अधिनियम 1952 है, यानी कि खान अधिनियम का मतलब ये है द माइंस एक्ट 1952 के अंतर्गत उसको ये दिया जाएगा। तो 99 का यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है। आगे चलते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखाने या खान या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में बालकों के नियोजन को प्रतिबद्धता करता है? जो आपका बाल श्रम वाला है, यानी कि 100 की बात करें तो यहाँ पर यह आर्टिकल अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मजदूरी का विधान आर्थिक संगठन के माध्यम से प्रयास
कर भुगतान करने के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 43 राज्य को आदेश देता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका 101 का ए रहेगा, यानी कि निर्वाह मजदूरी। उसके बाद आगे चलते हैं। एक पात्र में एक्स में तेल और पानी का मिश्रण 1:3 के अनुपात में है, जबकि पात्र वाई में तेल और पानी का मिश्रण 2:3 में है। यदि पात्र एक्स में से 2 लीटर द्रव और पात्र वाई में से 5 लीटर द्रव को पात्र जेड में, जिसमें पहले से 1 लीटर शुद्ध तेल है, एक साथ मिलाया जाए तो पात्र जेड में कितना प्रतिशत है, इसको आप करिएगा। मैं राइट आंसर इसका बता दे रहा हूँ, 102 का डी यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद ये एक है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके आंसर वगैरह भी बाद ही में, क्योंकि ऐसे करके इसका कोई फायदा है नहीं। अब है आपका 106, ये सब इन्हीं चीज़ों से है। कितने से कितने तक थे क्वेश्चन? हम्म, 2017 में किस कंपनी को निरपेक्ष लाभ उछाल पिछले वर्ष के मुकाबले न्यूनतम था? ये तो इसी का होगा। निम्नलिखित में से किससे लेखा परीक्षा की परिधि समान ऋण दिशा तय होती है तथा अधिक विस्तृत लेखा परीक्षा योजना के विकास के लिए दिशा निर्देश मिलता है? तो 109 का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर बी है। आगे चलते हैं। 107, शेयरों में दीर्घावधि निवेश के मूल्य में व्यापक घट-बढ़ होती है। निवेशकों को मूल्य घट-बढ़ के विरुद्ध किया गया प्रावधान किस परिपाटी पर आधारित है? तो 107 का यहाँ पर राइट आंसर ए है, रूढ़िवादिता के उसमें। फिर उसके बाद 108 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू लेखा परीक्षा में निहित नहीं है? तो 108 का यहाँ पर राइट आंसर बी है, लेखा भाइयों को बनाना। 110 सुनाम लेख क्या है? 110 की बात करें तो ये बी है, वस्तुगत लेखा। बीमा में प्रत्यासान सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सेबोगेशन किसकी अनुमति देता है? तो 111 का डी है। बीमादार का क्षतिपूर्ण। उसके बाद आगे चलते हैं। 112, निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर प्रभावित होते हैं? तो ऑप्शन क्या है? ऋण प्रभार जिनके लिए भारत सरकार दायी है, राष्ट्रपति परिलब्धियां और भत्ते तथा उनके कार्यालयों से संबंधित अन्य खर्च, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को देय या उनसे संबंधित वेतन और भत्ते, राज्यसभा के सभापति उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो 112 का जो राइट आंसर है वहां पर देखो, राष्ट्रपति का भी संचित निधि से आता है, उच्चतम न्यायालय, यानी कि 112 का, और राज्यसभा के सभापति उपसभापति, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो बी है, यानी कि ये चारों जो है संचित निधि से आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन उस क्षेत्र के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण संकेत होता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन उस क्षेत्र के सामाजिक उत्थान का संकेत होता है। तो यहाँ पर केवल कथन ए सही है, यानी कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन उस क्षेत्र के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण संकेत होता है। 113 भी हो गया। उसके बाद चलते हैं 114, मानव विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर है, मानव विकास के आय उपागम की आधारभूत संकल्पना है कि आय का स्तर व्यक्ति द्वारा उपभोग की जाने वाली स्वतंत्रता के स्तर को प्रतिबिंबित करता है। मानव विकास का मूल आवश्यकताओं का उपागम प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास की कमियों को मापता है। मानव विकास के कल्याण उपागम के अंतर्गत सरकार निजी उद्यमियों को कल्याण पर व्यय को अधिकतम करने के लिए संरक्षण और प्रोत्साहन देती है। यहाँ पर 114 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। मानव विकास के कल्याण उपागम के अंतर्गत सरकार निजी उद्यमियों को कल्याण पर व्यय को अधिकतम करने के लिए संरक्षण और प्रोत्साहन देती है। उसके बाद 115 है, वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर है, कथन है, इसके कारण मुद्राओं, डिजिटल रोकड़ और
वैश्विक क्रेडिट कार्ड का सीमा पार प्रसार अत्यधिक बढ़ गया। संपूर्ण विश्व में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के विकास के साथ प्रतिभूति बाजारों ने एक वैश्विक आयाम प्राप्त कर लिया। 15 का यहाँ पर राइट आंसर जो है वो दोनों है, यानी कि सी वाला हो जाएगा। 1 और 2 कथन दोनों ठीक हैं। आगे चलते हैं। 116 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार भारत के दुग्ध उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 116 का जो राइट आंसर है, 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा था। वर्ष 2021-22 में विश्वव्यापी दुग्ध उत्पादन में भारत का 24% अंशदान रहा। तो 116 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 सही है। यानी कि वर्ष 2021-22 में विश्वव्यापी दुग्ध उत्पादन में भारत का 24% का अंशदान था। आगे चलते हैं। 117 G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो G20 इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमवर्ती रोटेटिंग अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित होता है। G20 सदस्य वैश्विक जीडीपी के लगभग 85% को निरूपित करते हैं। G20 20 देशों से मिलकर बना है। डी भी ठीक है, बी भी ठीक है। 117 का अब इसमें से गलत बताना है, यानी कि बी और डी तो ठीक है। गलत बताना है 117 का डी, यानी कि G20 20 देशों से मिलके बना है, ऐसा नहीं है। स्थापना हुई थी ये तो ठीक, यानी कि इसका 117 G20 का मतलब 20 देश नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर गलत कथन सही नहीं है। तो G20 20 देशों से मिलके नहीं बना है, ये कथन गलत है। तो उसके बाद 118 देखते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसके लिए प्रदान किया गया था? तो 118 का इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं 119 क्वेश्चन की। यूनिकॉर्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर, उद्यम पूंजी उद्योग में यूनिकॉर्न शब्द $10 बिलियन के मूल्य निर्धारण तक पहुंचने वाले किसी स्टार्टअप को निर्दिष्ट करता है। केवल निजी धारण का स्टार्टअप अब ही यूनिकॉर्न हो सकता है। तो 119 का यहाँ पर राइट आंसर बी है आपका। केवल 2 यहाँ पर केवल निजी इसके लिए। अब चलते हैं 120। संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फाइनल मैच में रियाद में खेला गया था। फाइनल मैच कर्नाटक और मेघालय के बीच खेला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर केवल यहाँ पर केवल 2 है, यानी कि 2 वाला कथन सही है। तो ये थे आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चन टोटल। कल हमने 1 से 44 तक भाग 1 में देखे थे, 45 से 120 तक हमने भाग 2 में देखे हैं। तो ये था यूपीएससी द्वारा एपीएफसी का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन थे, चाहे वो जनरल अवेयरनेस या आपके लेबर लॉ कॉम्प्लायंसेस या अकाउंटेंसी, इन चीज़ों को देखा। मैथ के भी हमने जो चीज़ें थी उनमें भी हमने उनको सॉल्व नहीं किया, केवल आंसर उनके बताए हैं। यदि आप उनको सॉल्व वगैरह करेंगे तो आपको आंसर पता होंगे, तो आप एक सही उस तक जा सकते हैं उसमें। तो ये था 2023 का। इसी क्रम में हम आगे फिर जो भी पेपर होगा उसको लाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 30 नवंबर तक हम लगभग जो अभी तक एपीएफसी ईओ एओ के जो भी पेपर हुए हैं उनका हम यहाँ पर मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक बार हम यहाँ पर करेंगे। और इससे रिलेटेड हमारी वीडियो भी बनी रही है, जैसा कि हमने इसमें छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, फैक्ट्री एक्ट वगैरह, मिनिमम वेज वगैरह, मैटरनिटी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डाला हुआ है, ईपीएफओ डाला है। अब नेक्स्ट में हम इसमें आगे भी जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।